हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके लिए 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं। उसी में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर जिनके आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाकर के इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपके लिए क्विज हम लोग अपलोड करते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1026 में सोमनाथ शहर और उसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को बर्खास्त कर दिया था? 1026 में इसने किसने किया था? सोमनाथ मंदिर को बर्खास्त किया, उसको डैमेज कर दिया था, किसने किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो गौरी, अहमद शाह अब्दाली, महमूद गजनी या अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो 1000 से लेके 1027 के बीच 17 बार आक्रमण किया था इस व्यक्ति ने। और उसमें सबसे फेमस अटैक कौन सा था? सबसे फेमस था 1026 वाला, जो कि था सोमनाथ पे अटैक। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने बार अटैक और कौन सा अटैक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, महमूद ऑफ गजनी। ये था, महमूद गजनी था इसका नाम, जिसने यहाँ पे अटैक किया था सोमनाथ शहर में। मोहम्मद गौरी तो बाद में आया था, एक तराइन के टाइम पे। अब्दाली तो बाद में आया था ऑब्वियसली। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत पीरियड का था। तो ये भी बात की बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? महमूद ऑफ गजनी। आगे बढ़ते हैं। तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुई थी? अभी मैंने आपको बताया कि तराइन के टाइम पे कौन आया था? मोहम्मद गौरी आया था। तो ये पूछ रहे हैं कि पहली लड़ाई तराइन की मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुई थी? पहली लड़ाई हुई कब थी? 1191 में हुई थी, और सेकंड हुई थी 1192 में हुई थी। तो ये लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और जयसिंह मौर्य या पोरस या पृथ्वीराज चौहान। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान। इनके बीच हुई थी तराइन की लड़ाई। जिस लड़ाई में, जो पहला युद्ध हुआ था, पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन सेकंड वॉर हुई थी, सेकंड वाले पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, मोहम्मद गौरी उसमें जीत गया था। इसकी आगे की कहानी पृथ्वीराज रासो में बताई गई है, जो कि चंद्रबरदाई, तो इन्हीं का दोस्त और एक कवि हुआ करता था, उसके द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। इससे आगे की कहानी उसमें बताई गई है। ठीक है, तो 1191 तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, और सेकंड युद्ध भी इन्हीं के बीच हुआ था 1192 में। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन हुआ करता था? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 1757 में हुआ था। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अभी देखना, 1857 नहीं है, 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, यह है 1757। तो यहाँ पे हुआ था आपका कौन सा? प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद ही ब्रिटिशर्स ने बंगाल को पूरी तरीके से सीज करना शुरू कर दिया था। बंगाल भी एक तरीके से कवर कौन करने लगे थे? ब्रिटिशर्स करने लगे थे। तो 1757 में लड़ाई हुई थी प्लासी के युद्ध की। और इस समय पे जो मुगल सम्राट हुआ करता था वो कौन हुआ करता था आपका? अकबर बहादुर शाह जफर, तो 1857 में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब 1707 में था, तो ये भी नहीं रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा कि 1757 में कौन हुआ करता था प्लासी युद्ध के टाइम पे? आलमगीर सेकंड हुआ करता था। किस किस के बीच लड़ा गया था ये युद्ध? ब्रिटिशर्स के बीच लड़ा गया था, और यहाँ से बंगाल के नवाब के बीच युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बंगाल का ब्रिटिशर्स में कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, आरसी रॉबर्ट क्लाइव इसको लीड कर रहा था। आंसर आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली की शुरुआत किसने की थी? चारबाग शैली क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन होगा, ठीक है, उसके बीच में मेन बिल्डिंग बनाई जाएगी। यहाँ पे मेन बिल्डिंग बीच में बनाई जाएगी, इस तक पहुंचने के लिए 4 रास्ते होंगे, इस तरीके से 4 रास्ते बनाए जाएंगे। तो इस शैली को बोलते हैं क्या? चारबाग शैली। ये पर्सिया से ली गई थी, ईरान पर्सिया से ली गई थी। कौन सी? ये वाली शैली। तो किसके द्वारा लाई गई थी? ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं लाई गई थी, चोलास के द्वारा नहीं, मौर्यंस के द्वारा नहीं, किसके द्वारा लाई गई थी? मुगल्स के द्वारा चारबाग शैली लेके आया गया था। यहाँ पे मतलब बहता हुआ पानी भी होता था, रास्ते भी हुआ करते थे। तो ये शैली होती थी आपकी कौन सी? चारबाग शैली। क्वेश्चन पूछा गया और इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तोताए हिंद या पैरेट हिंद किसको बोला जाता था? हरिसेन, अमीर खुसरो, वहाकी या उताबी। इनमें से किसको बोला गया था तोताए हिंद? देखिए, इनमें तोताए हिंद बोला गया था ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा शासनकाल, राजाओं के शासनकाल देखे थे। उन कवियों में से एक कौन है? अमीर खुसरो हुआ करते हैं। अमीर खुसरो जिन्होंने खड़ी बोली का मतलब खड़ी बोली को इन्होंने बनाया था। खड़ी बोली और जो वाद्य यंत्र तबला है, तबला भी किसने बनाया था? अमीर खुसरो ने ही बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तोताए हिंद अमीर खुसरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी ये हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी इज इन विच? फतेहपुर सीकरी ये बनाई थी, निर्माण किया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने किया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। अकबर के द्वारा किस सिटी में किया गया था? आगरा में। यूपी का जो आगरा है, आगरा में निर्माण किया गया था फतेहपुर सीकरी का। और उस टाइम पे इसने अपनी राजधानी भी इसको बनाया था। किसने? अकबर ने। किसको? फतेहपुर सीकरी या आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। वहीं पे इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था अकबर ने। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
द महाभारत ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन इन द मुगल पीरियड इज नोन एज। महाभारत जो हमारा महाकाव्य है महाभारत, उसको संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था, तो इनमें से किस नाम से उसको फारसी में अनुवाद किया गया था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में किया गया था। अगेन आपको याद रखना है किसके शासनकाल में, अकबर। अकबर के शासनकाल में ही उसने आदेश दिया था कि अब हम लोग क्या करेंगे, रामायण, महाभारत और राजतरंगिणी, इन तीनों को पर्शियन में ट्रांसलेट करेंगे, ऐसा उसने बोला था। और कहाँ पे, जो फतेहपुर सीकरी मैंने आपको बताया, वहीं पे उसने ट्रांसलेशन हाउस बनाया, वहीं पे वो इन चीजों को ट्रांसलेट किया करता था। तो किस नाम से किया गया महाभारत को संस्कृत से इंग्लिश पर्सिया में, तो किया गया उसको रज्मनामा। ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। रज्मनामा नाम से महाभारत को पर्सिया में ट्रांसलेट किया गया अकबर के शासन काल में वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? जब मोहम्मद गौरी यहाँ पे आया था तो उसने जब सब कुछ जीत लिया, उसके बाद वो यहाँ से चले गया था और अपने कुछ गुलामों को, स्लेव्स को यहाँ छोड़ के गया था। उन्हीं में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके ये लिख देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक उन्हीं में से एक था और उसको उसने दे दिया था यहाँ पे साम्राज्य अपना। तो उसने यहाँ पे किसकी शुरुआत करी फिर? अपने स्लेव वंश की, स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश बोलते हैं इसको हिंदी में, गुलाम। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको गुलाम वंश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक के बाद जो मतलब जैसे इसका सक्सेसर हुआ करता था वो भी कौन होता था? इसका ही गुलाम हुआ करता था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन हुआ? ये हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका गुलाम फिर इल्तुतमिश, इस तरीके से आगे बढ़ता चला गया, तो गुलाम वंश कहते हैं इसको। ठीक है, तो किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब क्या होता है? मून। ठीक है, मून। तो इसका अगर कभी कभी शाब्दिक मतलब पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो आप लोग बोलेंगे गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है गॉड ऑफ मून। आगे बढ़ते हैं। Who was the first and only Muslim woman to ever sit on the throne of Delhi? बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा कि कौन थी पहली और केवल एक मुस्लिम शासिका दिल्ली सल्तनत की, सल्तनत पीरियड की। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी जब शुरू हुई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करी, उसके बाद आराम साहब बैठा, उसको हटा दिया गया। फिर वहां पे कौन आया? इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने पहले ही अपने अनाउंस कर दिया कि अब मेरे बाद कौन बनेगी? रजिया सुल्तान, जो उनकी बेटी है, वो बनेगी अगली सुल्तान। लेकिन उसका भाई बैठ जाता है, उसके भाई को हटवा देती है उस जनता से बोल करके, और खुद वहां पे बैठ जाती है 1236 में। 1236 में कौन बैठती है? रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली और ओनली मुस्लिम वुमेन है दिल्ली सल्तनत की। 1236 से 1240 तक इसने अपना वहां पे शासन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who was called हजार दिनारी? हजार दिनारी इन चारों में से किसको बोला जाता है? बहुत फेमस है, मुझे लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हजार दिनारी किसको बोला जाता है? मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक, चंदबरदाई या अमीर खुसरो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने खरीद लिया था, गुजरात मिशन पे गया था, वहां से खरीदा था मलिक काफूर को। जब मलिक काफूर को इसने खरीदा था तो इसको 1000 दिनार में खरीदा, उस टाइम पे दिनार चला करता था, 1000 दिनार में खरीदा था मलिक काफूर को, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हजार दिनारी। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड माना जाता है कौन? मलिक काफूर। आपने मूवी देखी होगी जो आई थी पद्मावत, वहां पे भी इनको दिखाया गया है, मलिक काफूर था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको बोलते हैं भारत का इंसेन रूलर, पागल शासक बोलते हैं किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। चंदबरदाई मैंने आपको बताया कौन? पृथ्वीराज चौहान के दोस्त और कवि दोनों हुआ करते थे। इन्होंने लिखी थी क्या? पृथ्वीराज रासो। उसमें उन्होंने बताया था कि जब उनको बंदी बनाया गया था सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद, तो भी उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने बिल्कुल आंख बंद, उनकी आंखें निकलवा दी गई थी, उसके बाद उन्होंने सटीक निशाना मार दिया था किसके? उस सम्राट के, उस सुल्तान के। ठीक है, तो उनकी एक बहुत फेमस लाइन है पृथ्वीराज रासो में, बोला जाता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चुके सम्राट। ये लाइन बोली गई थी किसके द्वारा? चंदबरदाई के द्वारा। अमीर खुसरो, ये मैंने आपको इनके बारे में बता दिया था, खड़ी बोली, तबला, ये सब इन्होंने बताया था। सीरी फोर्ट इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। दिल्ली में आपको पता है सीरी फोर्ट है, और सीरी फोर्ट किस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया था? पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? मलिक काफूर। मलिक काफूर को कौन लाया था? आपका वो लाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सीरी फोर्ट का निर्माण किया गया, और सीरी फोर्ट का निर्माण जब किया गया तो वो कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर के 1316 तक कौन बैठा था? अलाउद्दीन खिलजी बैठा था शासक पे। ठीक है, आंसर का ऑप्शन नंबर डी। बहुत थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, इनके ये आपके केवल प्रैक्टिस के लिए है, ये आपको कर लेने हैं ऐसे देख देख के। ठीक है, व्हेन डिड इब्राहिम लोदी बिकम सुल्तान ऑफ दिल्ली? इब्राहिम लोदी सुल्तान कब बने थे दिल्ली के? आपको बताना है। लोदी
लोधी से आता है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1451 में हुई थी। 1451 में बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद शासक कौन बना? इसका सिकंदर लोधी बने। सिकंदर लोधी के बाद बना कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी शासन पर कब बैठा था? इसका आंसर 1517। 1570 में बैठे थे कौन? इब्राहिम लोधी शासन पर, जो कि लोधी साम्राज्य के थर्ड रूलर हुआ करते थे। उसके बाद 1526 तक जब इन्होंने शासन किया तो वहां पे बाबर ने अटैक किया इन पे। बाबर ने अटैक किया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में, और वहां पे हार हुई इनकी। उसके बाद यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी किसने? बाबर ने। तो ये थी छोटी सी कहानी। ये क्वेश्चन आप लोग को खुद अटेम्प्ट करना है टेलीग्राम में जाकर के, उसके बाद आंसर्स के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। 1451 में इसकी स्थापना हुई थी किसकी? लोधी वंश की। आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ चंदेरी वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड। बाबर ने जब यहाँ पे अटैक किया 1526 में, पहला पानीपत का युद्ध लड़ा। उसने 4 साल तक यहाँ पे शासन किया, 1526 से लेके 1530 तक, और उस बीच वो लड़ता ही रह गया और कुछ काम यहाँ पे ज्यादा नहीं कर पाया। तो लड़ता रह गया। सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत लड़ा, पानीपत का युद्ध लड़ा। उसके बाद जब दूसरी लड़ाई हुई थी तो हुई थी कौन सी? खानवा। सबसे पहले पानीपत लड़ा, उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा, उसके बाद कौन सा लड़ा था? वो चंदेरी का युद्ध लड़ा था, उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ा था। 4 युद्ध लड़ा था। 1526 में कौन सा लड़ा था? 1526 में पानीपत का युद्ध। फिर किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था पानीपत का युद्ध। उसके बाद सेकंड हुआ आपका खानवा का युद्ध। खानवा किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। उसके बाद चंदेरी हुआ। चंदेरी किसके बीच हुआ? जो पूछा गया क्वेश्चन में, मेदिनी राय और इसके बीच। उसके बाद हुआ बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा का युद्ध, जो कि महमूद लोधी और बाबर के बीच हुआ था। ये कौन सा हुआ था? घाघरा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टूम ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड इन। शेरशाह सूरी का टूम यानी कि इसका मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी, इन्होंने अपना सूरी डायनेस्टी की स्थापना करी थी। सूरी डायनेस्टी जब हुमायूं से इन्होंने लड़े थे और उसके बाद सूरी डायनेस्टी की इन्होंने स्थापना करी थी। बिहार के रहने वाले थे। तो आपको पता होगा जब 1530 में बाबर मर गए थे, तो बाबर मर गया था, उसके बाद हुमायूं बैठा। हुमायूं जो बैठे थे 1540 तक उन्होंने राज किया। 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज की लड़ाई हुई थी। ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई हुई थी, जहां पे शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था। जब इनको हराया था तो हराने के बाद कौन बैठे थे? शेरशाह सूरी बैठा था। 1540 से लेकर 1556 तक बैठा था। उसी बीच पद्मावत की रचना कर दी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो फिर 1556 में कौन वापस आता है? उसके बाद हुमायूं वापस आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार के सासाराम में, क्योंकि बिहार से बिलोंग करता था। ठीक है। अकबरनामा एंड आईने अकबरी आर रिटन बाय वॉज। ठीक है, आईने अकबरी एंड अकबरनामा, बहुत इजी क्वेश्चन, वन लाइनर। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा एंड आईने अकबरी। एक्सप्लेनेशन ज्यादा इसमें नहीं दिया जाएगा। मेहरुनिसा किसकी पत्नी हुआ करती थी? मेहरुनिसा, इनको नाम दिया गया था नूरजहां का। एक क्वेश्चन आता है कि नूरजहां किसको बोला गया? मेहरुनिसा को बोला गया। किसने नाम दिया? जहांगीर। और जहांगीर कौन थे? इनके हस्बैंड, यानी कि जहांगीर की वाइफ थी मेहरुनिसा, जिनको बोला गया था नूरजहां। अगला क्वेश्चन, विच मुगल एम्पायर वाज कॉल्ड जिंदा फकीर। जिंदा फकीर किसको बोला जाता है? इनमें से जिंदा फकीर किसको बोला जाता है? 1707 में कौन आया? औरंगजेब। और औरंगजेब को ही बोला जाता है क्या? जिंदा फकीर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फिफ्थ गुरु ऑफ सिक्स। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। ठीक है, बहुत इजी है, आपको खुद ही करना है। आगे, सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए? सुगौली की संधि अभी कुछ टाइम पहले भारत और नेपाल के बीच विवाद हो गया था। इसी संधि के अकॉर्डिंग की गई जो सीमा थी भारत और नेपाल के बीच, उसके ऊपर विवाद हो गया था। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच कुछ हिस्सा नेपाल ने इंडिया का अपने इलाके में दिखा दिया गया था और रेफरेंस दिया था इस सुगौली की संधि का। तो नेपाल की बात करता हूं तो गोरखा दिमाग में आता है। तो सुगौली की संधि ब्रिटिशर्स और गोरखा के बीच हुई थी। ठीक है, सुगौली की संधि, और यहाँ पे भारत और नेपाल की सीमा के बारे में भी बताया गया था, जिसको लेकर के विवाद अभी हाल ही में हो गया था। जो इंडिया कुछ हिस्सा है वो नेपाल ने अपने इलाके में दिखा दिया था। काला पानी जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है, उस वाले इलाके की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब कुछ है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कौन सा बताया था? प्लासी का। जो प्लासी का था वो कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया था। उसके बाद 1764 में लड़ा गया कौन सा? बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के बाद ही ब्रिटिशर्स ने पूरे तरीके से इंडिया पे कब्जाना शुरू कर दिया था। अब पूरी की पूरी पावर उनके हाथ में आनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे बंगाल आना शुरू हो गया था और यहाँ पे पूरा का पूरा इंडिया आना उनके हाथ में शुरू हो गया था। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस के बीच बंगाल का नवाब इस टाइम पे कौन हुआ करता। 2 क्वेश्चन पूछे, बंगाल का नवाब प्लासी के टाइम पे कौन था और बक्सर के टाइम पे कौन था, आपको दोनों के दोनों आंसर में बताने हैं। आगे देखते हैं।
ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग इनको पहले अटेम्प्ट करेंगे कहाँ पे, टेलीग्राम में जाकर के अगली बार से, ठीक है। और उसके बाद आप लोग एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे आएंगे और साथ साथ भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल है, वहां पे जाकर के आप इसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के हमारे डेडिकेटेड कोर्स एसएससी के लिए परचेज कर सकते हैं, जो आपको सारे एक्सपीरियंस टीचर द्वारा वहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिससे आपकी तैयारी एक कदम आगे बढ़ेगी। बिल्कुल नॉमिनल से प्राइस वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अगेन आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जिनसे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो जाती है। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।